हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? सब लोग ज्वाइन हो गए हैं? तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें अब। वीडियो तो दिखाई दे रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है ना? अश्मित जैन बाकी सबको दिखाई दे रही है, आप देखो एक बार। चलिए जी, अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहले ये जो फिनोमिना है वो समझाया था बर्नार्ड कैटलवेल ने। कहाँ की बात है ये बर्नार्ड कैटलवेल की बात है। और यहाँ पर इंग्लैंड में ये घटना घटी है। भाई आयुष राज जी, आप हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जेनेटिक्स में पढ़िएगा पूरा। यहाँ पर केवल 5 फैक्टर याद करने होते हैं आपको। बाकी पूरा का पूरा हार्डी वीनबर्ग आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। क्लियर है बात? चलिए जी, अब तो ये जो घटना है ये इंग्लैंड की है और इसे समझाया था बर्नार्ड कैटलवेल ने। अब देखिए, इंग्लैंड में अपन दो तरह की कंडीशन देखेंगे। एक इंडस्ट्री लगने से पहले की और एक इंडस्ट्री लगने के बाद की। कितने तरह की कंडीशन देखेंगे बताइए? दो तरह की कंडीशन देखेंगे। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और दूसरी अपन देखेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, इंग्लैंड में फैक्ट्री लगने से पहले पेपर्ड मोथ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पेपर्ड मोथ। अच्छा बताइए, पेपर्ड मोथ, अभी आगे फोटो आएगा स्क्रीन पे, अभी थोड़ी देर में फोटो भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक बटरफ्लाई जैसा इंसेक्ट होता है और आपने इसको अपने घर के आसपास भी देखा होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, और इंग्लैंड में अपन दो तरह की कंडीशन देखेंगे। एक फैक्ट्री लगने से पहले और एक फैक्ट्री लगने के बाद। अब यहाँ देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यहाँ पर पेपर्ड मोथ हुआ करते हैं। पेपर्ड मोथ एक बटरफ्लाई जैसा इंसेक्ट होता है। अब वहां पर व्हाइट कलर का मोथ था। कैसा मोथ था? व्हाइट कलर का मोथ था। मोथ मतलब इंसेक्ट। तो वहाँ व्हाइट कलर का मोथ था जिसको अपन बोल रहे हैं बिस्टन बिटुलेरिया। और फिर इस व्हाइट कलर के मोथ के अंदर फिर हो गए रैंडम म्यूटेशन। तो यहाँ पर हो गए हैं रैंडम म्यूटेशन। और रैंडम म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पर देखिए रैंडम म्यूटेशन हो गए, और रैंडम म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पर एक डार्क कलर का मोथ दिखाई दिया है जिसके पंख थोड़े काले टाइप के थे, थोड़े ब्लैक टाइप के थे। तो इसको अपन बोलते हैं डार्क विंग्ड मोथ या मिलेनिक फॉर्म। अच्छा बताइए, अब इंग्लैंड में कितने तरह के मोथ हो गए हैं? दो तरह के हो गए ना, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला। याद आ रहा है? दो तरह के हो गए, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला। अब अपन आगे देख रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अभी इंग्लैंड में फैक्ट्री नहीं लगी है, 1850 की बात है। तो कब की बात कह रहे हैं अपन? 1850 की बात कर रहे हैं, जब वहाँ फैक्ट्री नहीं लगी है। और वहाँ फैक्ट्री नहीं लगी है तो बताइए पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और अगर पोल्यूशन नहीं होता है तो वहां पर ट्री ट्रंक के ऊपर लाइकेन उग जाते हैं। ट्री ट्रंक के ऊपर क्या उग गए हैं? लाइकेन। अच्छा बताइए, लाइकेन क्या होता है?
सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये लाइकेन होता है, और लाइकेन आर ऑल्सो पोल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेन क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं सरवाइव करते हैं, और मेनली दे इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। किसको इंडिकेट करते हैं ये? सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। SO2, H2O नहीं, SO2। ठीक है। अच्छा बताइए, अब वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। तो अगर इंग्लैंड में अभी फैक्ट्री नहीं लगी है तो वहाँ पेड़ों के तनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ट्री ट्रंक के ऊपर क्या लगा हुआ है? लाइकेन। और लाइकेन की वजह से ट्री ट्रंक कैसा है? वाइट। लाइकेन की वजह से ट्री ट्रंक कैसा हो जाएगा? वाइट। अच्छा बताइए, मोथ कितने टाइप के पड़े हैं? दो। एक वाइट वाला, और फिर वाइट में म्यूटेशन होकर के बना ब्लैक वाला। देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर है वाइट वाला, और ये यहाँ पर है ब्लैक वाला। दिखाई देगा? स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो वाइट और ब्लैक दोनों दिखाई देगा। दिख रहा है? अच्छा बताइए, लाइकेन की वजह से ट्री ट्रंक कैसा हो गया है? लाइकेन की वजह से ट्री ट्रंक कैसा हो गया है? वाइट। अच्छा बताओ, अब अगर यहाँ पर कौवा या और दूसरे इंसेक्ट हो, ऐसे बर्ड होंगे जो इन इंसेक्ट को खाते होंगे, बोलिए। अगर यहाँ पर कुछ इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड होंगे, तो बताइए उनको पहले कौन दिखेगा? अरे व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक वाला दिखेगा ना, तो बताओ वो किसको खाने लगेंगे? और बताओ किसकी जान बच जाएगी? तो किसका नंबर बढ़ता रहेगा? किसका नंबर बढ़ता रहेगा? किसका नंबर लगातार कम हो जाएगा? किसका नंबर लगातार कम हो जाएगा? ब्लैक का। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर आने वाले समय में, आने वाले समय में कौन सा मोथ ज्यादा नंबर में दिखाई देगा? आने वाले समय में कौन सा मोथ ज्यादा नंबर में दिखाई देगा? आप ध्यान रखना, आपने कहा है व्हाइट वाला। फिर अपन देख रहे हैं कि व्हाइट वाला कैमोफ्लेज कर रहा है तो वो बच रहा है, तो अपन इससे ये आइडिया लगा लेते हैं कि भाई आने वाले समय में यहाँ पर व्हाइट वाला ज्यादा हो जाएगा, और डार्क वाले जो हैं वो बेचारे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, इसलिए ये मारे जाएंगे। तो नंबर ऑफ व्हाइट मोथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब 1920 में यहाँ पर फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई है। कौन सी ईयर में फैक्ट्री लगना शुरू हो गई है? 1920 में। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? आपको याद है आर्मी वालों के यूनिफॉर्म अलग तरह के कलर की होती है, बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं उसमें। अच्छा बताओ, उनकी यूनिफॉर्म खास तरह की क्यों बनाई जाती है? उनको लाल पीले कपड़े क्यों नहीं पहनाए जाते हैं? क्योंकि वो आसानी से बैकग्राउंड में छुप जाएंगे, उसी को तो कैमोफ्लेज कहते हैं। दूसरों को आसानी से दिखाई ना दे, बैकग्राउंड में छुप जाए, यही तो कैमोफ्लेज है, जैसे कैमेलियन। अब क्लियर हो गया? अब देखो आगे, यहाँ पर देखते हैं कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्री लगने के बाद, यहाँ पर फैक्ट्री में क्या जलाया गया? फैक्ट्री में या मशीनों में कोयला जलाया गया। फैक्ट्री में मशीनों में क्या जलाया गया? कोयला जलाया गया।
और कोल की बर्निंग से कार्बन रिलीज होगा। कोल बर्निंग से कार्बन रिलीज होगा तो बताओ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा या नहीं। और ट्री ट्रंक देखो काले हो गए हैं कार्बन की वजह से। फोटो में दिख रहा है ट्री ट्रंक कैसे हो गए हैं, काले हो गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर कार्बन सूट पार्टिकल्स जमा हो गए हैं। अच्छा, आप बताइए अब कौन सा मोथ दिखेगा और कौन सा बच जाएगा। कौन सा दिखेगा कौन सा छुप जाएगा, क्योंकि लाइकेन तो अब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में उगेंगे नहीं। अब अगर लाइकेन खत्म हो गया है तो बताओ कौन दिखेगा और कौन छुप जाएगा। व्हाइट वाला दिखेगा और ब्लैक वाला छुप जाएगा, तो प्रेडेटर किसको खाएगा। प्रेडेटर व्हाइट वाले को खाएगा तो किसका नंबर कम होता हुआ चला जाएगा। किसका नंबर कम होता हुआ चला जाएगा, व्हाइट वाले का। लेकिन अभी 2 मिनट पहले तो आप कह रहे थे कि सर ब्लैक वाले का नंबर कम होगा। अरे यही कहा था ना आपने कि ब्लैक वाले का नंबर कम होगा। लेकिन ऐसा हुआ या इसका उल्टा ही हो गया। उल्टा हो गया ना। अच्छा अब बताइए, फैक्ट्री लगने के 10 साल बाद, फैक्ट्री लगने के 10 साल बाद यहाँ पर कौन सा मोथ ज्यादा नंबर में हो जाएगा। फैक्ट्री लगने के 10 साल बाद यहाँ कौन सा मोथ ज्यादा नंबर में हो जाएगा। ब्लैक वाला ना। याद रखिएगा इस बात को, आप कह रहे हैं ब्लैक वाला ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर फैक्ट्री लगने के 10 साल बाद जब पोल्यूशन बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया और बोला कि फैक्ट्रियों में कोयला जलाना बंद करो, सब नई मशीनें लाओ, लाइट से चलने वाली मशीनें लाओ, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें लाओ। अच्छा बताओ, फैक्ट्री में मशीन रिप्लेस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीनें आ जाएगी, तो बताइए अब पोल्यूशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अब पोल्यूशन कम होगा तो ट्री ट्रंक पर लाइकेन फिर से आ जाएंगे। और अगर ट्री ट्रंक पर लाइकेन आ जाएंगे तो बताओ अब कौन दिखेगा और कौन छुप जाएगा। अब व्हाइट वाला छुप जाएगा और ब्लैक वाला दिखने लगेगा, तो फिर नंबर किसका कम हो जाएगा। ब्लैक वाले का। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि सर ब्लैक वाला बढ़ेगा। पोल्यूशन खत्म होते ही लाइकेन तो आ ही जाएगा ना, तो व्हाइट वाला फिर से कैमोफ्लेज कर पाएगा तो वो बचेगा। लेकिन अभी आपने क्या कहा कि सर ब्लैक बचेगा, पर उल्टा हो रहा है, व्हाइट वाला बचने लगा है। समझ में आ रही है बात। अच्छा बताइए, यहाँ दोनों में से कोई भी एक वैरायटी पूरी तरह से डिसअपियर हो रही है क्या, पूरी तरह से खत्म हो रही है क्या। नहीं हो रही है। फिर आगे देखो, ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। अब दूसरा क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। यहाँ पर एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन दिखाई दे रही है आपको। अरे दिखाई रही दे रही है। बिल्कुल। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रीन कलर के हैं, एक ब्लू कलर का भी है। और जो ब्लू कलर का बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ब्लू वाला क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। और जब हम इनके ऊपर एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब इसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। अच्छा बताइए, जब हम इन बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो कौन मर जाएगा और कौन बचेगा। धीरे धीरे ग्रीन वाले मरते हुए चले जाएंगे और ब्लू वाला जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक किसको मार देगी। एंटीबायोटिक केवल ब्लू वाले को छोड़ेगी, बाकी को धीरे धीरे खत्म करती हुई चली जाएगी। मतलब ग्रीन वाले खत्म होते जाएंगे।
और जब ब्लू बचेगा तो ब्लू ही रिप्रोडक्शन करेगा, तो ब्लू का ही नंबर बढ़ेगा। तो फिर बताइए कि आने वाली जनरेशन किसकी रहेगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की। आने वाली जनरेशन किसकी रहेगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा बताइए, आज इंसान के पास ढेर सारे अलग अलग एंटीबायोटिक हैं या नहीं? आज हमारे पास ढेर सारे एंटीबायोटिक है या नहीं? अगर हमारे पास ढेर सारे एंटीबायोटिक हैं और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताइए आज ज्यादातर बैक्टीरिया कौन से सरवाइव कर रहे होंगे? जिनमें रेजिस्टेंस पावर होगी वही ना। और जिनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं हो रही होगी वो धीरे धीरे खत्म होते हुए चले जा रहे हैं। और इसीलिए अब आने वाले समय में इंसान के आगे सबसे बड़ा खतरा क्या रहेगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिनके ऊपर हमारी बनाई हुई दवाइयों का असर नहीं होगा। तो सोचो फिर इंसान दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाएगा। अच्छा, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो रही है और जल्दी जल्दी ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। ये अपने आप बना रहे हैं या इनमें ह्यूमन बीइंग्स का रोल भी है? अपने आप बना रहे हैं या हमारा रोल भी होगा? अरे इनके ऊपर इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किसने की है? हमने किए ना। अगर हम इनके ऊपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते तो क्या ये इतनी तेजी से रेजिस्टेंस पावर बना सकते हैं? बोलो। अगर हम इनके ऊपर इतने लार्ज स्केल पर एंटीबायोटिक यूज नहीं करते तो क्या इतनी स्पीड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर बनती? नहीं बनती। तो इसके अंदर हमारा भी रोल है। इसलिए ऐसे इवोल्यूशन को बोलते हैं अपन इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन एक्शन से होने वाला इवोल्यूशन। ह्यूमन एक्शन से होने वाला इवोल्यूशन। अच्छा एक बात बताइए कि पुराने समय में जंगल बहुत सारे थे और ढेर सारे फल वाले पौधे भी जंगलों में मिला करते थे। अरे बोलो, मिलते थे या नहीं? तो फिर बंदर वगैरह सब आराम से जंगल में ही खुश रहते थे। लेकिन अब हमने धीरे धीरे जंगल काटना शुरू कर दिया तो जंगल कम हो गए। पानी की कमी की वजह से पेड़ सूख गए। तो अब बंदर अपने शहरों में आने लगे हैं। अरे बंदर अब कॉलोनी में आते हैं या नहीं आते हैं? अगर बंदर कॉलोनी में आता है तो वो पानी की टंकी से पानी पी लेता है या नहीं पीता है? अरे पी लेते हैं ना, यहाँ तक कि नल खोल करके भी पानी पी जाते हैं। अरे उन्हें नल खोलना आता है या नहीं आता है? अगर आपका टिफिन बॉक्स अगर रूम के बाहर रह गया तो वो उसको खोल करके खाना खा जाता है या नहीं? अरे बोलो। अगर फ्रिज तक पहुंच गया तो वहां से भी खाना निकाल के खा जाएगा। अच्छा बताओ, नल खोलना उसको किसने सिखाया? जंगलों में तो नल नहीं लगे थे ना। अब उसको अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। उसने देखा कि इंसान नल खोल के पानी पी लेता है तो मैं भी पी सकता हूँ। अरे बोलो, है या नहीं? हाँ। तो ये भी हमें देख देख करके इवॉल्व हो रहे हैं। ये भी इन्हें देख देख करके इवॉल्व हो रहे हैं ये। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे या जो बंदर ऐसा नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे भूख से मर जाएगा। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके इवोल्यूशन में ह्यूमन बीइंग्स का रोल भी होता है।
और इसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है। फिर देखिए ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट। यहाँ देखो नेचर में पहले बहुत सारे इंसेक्ट हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? फोटो में दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक वाले हैं और कुछ रेड वाले हैं। अच्छा, फिर ये जो ब्लैक वाली है इसके ऊपर कीड़े मारने की दवा यानी पेस्टिसाइड का असर होता है। ब्लैक वाले के ऊपर पेस्टिसाइड का असर होता है और रेड वाले के ऊपर पेस्टिसाइड का असर नहीं होता है। इसमें रेजिस्टेंस पावर है। अच्छा बताइए, अगर अपन इसके ऊपर कीड़े मारने की दवा छिड़केंगे, पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो कौन बचेगा, कौन मरेगा? ब्लैक वाले ज्यादा मरेंगे और रेड वाला बचा रहेगा। अच्छा बताइए, रेड वाले बचेंगे तो धीरे धीरे रेड वाले नंबर में ज्यादा हो जाएंगे या नहीं? अगर रेड वाले बचेंगे तो धीरे धीरे रेड वाले नंबर में ज्यादा हो जाएंगे या नहीं? फिर हम इनके ऊपर कीड़े मारने की दवा छिड़केंगे, फिर से पेस्टिसाइड स्प्रे होगा, तो फिर आने वाली जनरेशन में ज्यादा कर इंसेक्ट कैसे होंगे? रेड वाले मतलब रेजिस्टेंस वाले, रेड वाले मतलब रेजिस्टेंट वाले। तो हम देख रहे हैं अपने घर में एग्जाम्पल देख लो ना, मच्छरों के ऊपर अब क्या आपके मॉर्टिन का और इनका गुड नाइट का इनका असर होता है क्या? नहीं होता है ना। सबसे पहले आपको याद होगा कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती आती थी, हरे रंग की। उसको कमरे में जलाते ही मच्छर भाग जाया करते थे, लेकिन आजकल तो क्या है, अगरबत्ती पे मच्छर बैठ जाता है आके। अगरबत्ती केवल धुआं करती रहती है और मच्छर आराम से उसके आसपास घूमता रहता है। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि नीले नीले से रंग की टिकियां आया करती थी, जिसको जेट मैट और गुड नाइट मैट ये कहा करते थे, ब्लू कलर की मशीन में लगाते थे। लेकिन आजकल वो भी फेल हो गई है, उसका भी कोई असर नहीं होता। अब अपन लिक्विडेटर लेके आ चुके हैं, फास्ट कार्ड लेके आ चुके हैं। लिक्विडेटर याद आ रहा है, लिक्विड आता है उसमें। और लिक्विडेटर भी अगर आप नॉर्मल मोड पे करोगे यानी हरी लाइट जली रहेगी ना, तो मच्छर आपके कान में आके बार बार कहता रहेगा देख कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो उसको एक्टिव मोड पर करना पड़ता है, रेड लाइट में ही रखना पड़ता है उसको, तब जा करके मच्छर मरता तो फिर भी नहीं है, बस दीवार पे जाके बैठ जाता है। तो बताइए इनमें भी रेजिस्टेंस पावर का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना। और इनका इवोल्यूशन फास्ट चल रहा है। अच्छा बताइए इनका इवोल्यूशन फास्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि इनका लाइफ स्पैन छोटा है। इनका लाइफ स्पैन बड़ा है या छोटा है? तो इनकी प्रोजेनी जल्दी आएगी या देर से आएगी? इनकी प्रोजेनी जल्दी आएगी या देर से आएगी? तो बताइए, अगर किसी वैरायटी में रेजिस्टेंस पावर है तो जल्दी जल्दी वो ऑफ स्प्रिंग क्रिएट करेगी, तो जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस पावर अगली जनरेशन में पहुंचेगी। तो इनका इवोल्यूशन फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा? अच्छा बताइए, बैक्टीरिया जल्दी इवॉल्व होंगे या ह्यूमन बीइंग्स? बैक्टीरिया जल्दी क्यों इवॉल्व होंगे? क्योंकि उनका लाइफ स्पैन छोटा है और उनकी रिप्रोडक्शन पावर ज्यादा है। लाइफ स्पैन छोटा है और रिप्रोडक्शन की रेट ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी अगली जनरेशन आती है। अरे आती है नहीं। अच्छा तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप पहचान के बताइए गलत है या सही है। तैयार? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म, rate of appearance of new life form is also linked with lifespan। सही है या गलत है? तो किसका इवोल्यूशन फास्ट होगा?
बैक्टीरिया का। किसका इवोल्यूशन स्लो होगा? ह्यूमन बींग्स का। यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए जी। और ये सब किसके एग्जाम्पल है? इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी ह्यूमन एक्शन से होने वाला इवोल्यूशन। ह्यूमन बींग्स में अगली जनरेशन में भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि हम इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन वायरस हमारे टीके से रेजिस्टेंस पावर ले सकता है, क्योंकि उसका इवोल्यूशन फास्ट है। अरे जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा है, जल्दी जल्दी नई प्रोजेनी आ रही है, जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस पावर ले रहा है ना, क्योंकि इसका इवोल्यूशन तो फास्ट चल रहा है और हमारा इवोल्यूशन उतना फास्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, मैंने आपसे अभी अपन ने इंग्लैंड का एग्जाम्पल पढ़ा था, बताइए। इंग्लैंड का एग्जाम्पल पढ़ा था, याद है? मैंने आपसे पूछा था, जब फैक्ट्री नहीं लगी थी तो बताइए कौन से मौत ज्यादा थे? व्हाइट वाले। मैंने आपसे कहा आने वाले समय में कौन ज्यादा होंगे? आपने कहा व्हाइट वाले, लेकिन ऐसा हुआ था क्या? नहीं। फैक्ट्री लगने के बाद कौन ज्यादा हुए? ब्लैक वाले। फिर मैंने आपसे पूछा आने वाले समय में कौन ज्यादा होंगे? ब्लैक वाले। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इस लाइन को ध्यान दो। This tells us evolution is not a directed process in sense of determinism. लाइन को ध्यान से पढ़ो। This tells us that evolution is not a directed process in sense of determinism. It is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism. अगर आपसे पूछे इवोल्यूशन प्री डिटरमाइंड होता है या ये बाई चांस होता है? इवोल्यूशन प्री डिटरमाइंड होता है या बाई चांस होता है? अरे बाई चांस होता है ना। आपने इंग्लैंड में 2 बार इवोल्यूशन को डिटरमाइन करने की कोशिश की थी या नहीं? आपने इंग्लैंड में 2 बार इवोल्यूशन को डिटरमाइन करने की कोशिश की कि भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन आप सही निकले या गलत निकले? गलत निकले ना, तो क्या इवोल्यूशन प्री डिटरमाइंड होता है? नहीं। आज से 100 साल बाद इंसान के सर पे सींग उग जाएंगे। अगर मैं ये बात कहता हूं कि आज से 100 साल बाद इंसान के सर पे सींग उग जाएंगे, तो बताइए ये बात सही हो सकती है या गलत भी हो सकती है? अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। अरे हो सकता है फ्यूचर में 100 साल बाद हम एक्सटिंक्ट ही हो जाएं, जिस हिसाब से अभी इंसान मरते हुए चले जा रहे हैं। तो क्या इवोल्यूशन को प्री डिटरमाइंड कर सकते हैं? क्या ये प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है? तो ये प्री डिटरमाइंड नहीं, ये स्टोकेस्टिक है। स्टोकेस्टिक के आगे लिख रहा है प्रोबेबल या बाई चांस। स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल या बाई चांस। प्री डिटरमाइन का मतलब जिसको पहले से निर्धारित किया जा सके। तो क्या आप इवोल्यूशन को पहले से निर्धारित कर देंगे कि भविष्य में ऐसा ही होगा, या ये चांस पर डिपेंड करेगा? नेचर कब किस डायरेक्शन में बदलेगी, ऑर्गेनिज्म में कब कैसे म्यूटेशन होंगे, ये पहले से बता पाना पॉसिबल है क्या? नेचर कब किधर बदलेगी, ऑर्गेनिज्म में कैसे म्यूटेशन होंगे, ये अभी बता पाना पॉसिबल है या नहीं? और इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन पे। इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन पे। तो ये किस पर बेस्ड होगा?
It is based on chance event in nature and chance mutation in organism. डिटर्मिनेशन 2 बार बता दिया सौम्या जी, आप सुनते हैं या क्या करते हैं? ठीक है। इंसेक्ट में इवोल्यूशन फास्ट क्यों होगा विनय कुमार जी? क्योंकि इंसेक्ट की लाइफ छोटी होती है, अगर किसी फॉर्म में म्यूटेशन आया तो जल्दी से अगली जनरेशन में जाएगा। अरे क्या सारे ही ब्लू वालों पे कीड़े मारने की दवा छिड़क देंगे तो क्या सारे के सारे एक ही बार में मर जाएंगे या धीरे धीरे करके मरेंगे? महादेव जी, स्टोकेस्टिक का मतलब है बाई चांस। अब तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। भविष्यवाणी क्यों करते हैं? मुझे तो पता नहीं भविष्यवाणी कौन करता है। ठीक है, चलें आगे। मुझे एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास ही नहीं। कई सारे लोग तो भविष्यवाणी करते थे तो उनको कोरोना का पता नहीं था क्या कि कोरोना आने वाला है, इतने लोग मरने वाले हैं? किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की। और आज की डेट में कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर बता दो जो मुझे डेट दे दे कि इस डेट के बाद किसी को कोरोना नहीं होगा, मैं मान जाऊंगा, विश्वास करने लग जाऊंगा। वैसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि 15 दिसंबर को कोरोना खत्म हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर सब पैसे बनाने के लिए होते हैं और कुछ भी नहीं होते हैं। एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एक बात बताओ, वो एस्ट्रोलॉजर क्यों बना? उसको भविष्य पता नहीं था क्या अपना? एस्ट्रोलॉजर क्यों बना वो? क्योंकि उसको अपना भविष्य पता नहीं है। जब उसको खुद का भविष्य पता नहीं है तो आपका क्या बताएगा? नहीं, अगर उसको भविष्य पता होता तो देख लेता नीट के एग्जाम में क्या आने वाला है और फिर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर वही बनता ना। क्यों ज्योतिषी की किताबें लेके बैठा रहता है? चलें आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया भी किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का। और इसको एक खास तरह का नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, बैलेंसिंग सिलेक्शन। कौन सा एग्जाम्पल कहते हैं इसको? बैलेंसिंग सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको एचबीए जीन कहते हैं। एचबीए जीन नॉर्मल जीन है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल आरबीसी के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ तक समझ में आया? जेनेटिक्स में भी पढ़ाया होगा। और फिर इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये सिकल सेल का जीन बना, एचबीएस जीन। एचबीएस जीन जिसमें होता है उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। और उसके आरबीसी कैसे हो जाते हैं? सिकल शेप। आरबीसी कैसे हो जाते हैं? सिकल शेप। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पेयर ऑफ जीन है ये 3 तरह के फिनोटाइप दिखाते हैं। एच बी एच बी एच बी एच बी एस और एच बी एस, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अच्छा बताइए, एच बी वाले के आरबीसी नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे? इस इंसान को मलेरिया होने के चांसेस होंगे या नहीं? इनको मलेरिया होने के चांसेस होंगे। एच बी एस वाले को सिकल सेल एनीमिया होगा या नहीं? होगा ना। तो क्या ये सिकल सेल एनीमिया से मर जाएगा या नहीं मरेगा? मर जाएगा।
लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एचबी है एचबीएस, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? अगर हेट्रोजाइगस है तो बताइए इसमें क्या होंगे, इसके अंदर नॉर्मल आरबीसी भी होंगे और इसके आरबीसी एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन कब? जब ऑक्सीजन की कमी वाले एनवायरनमेंट में जाएगा। जब ये ऑक्सीजन की कमी वाले एनवायरनमेंट में जाएगा तो ये इसके आरबीसी कैसे हो जाएंगे? सिकल शेप हो जाएंगे, नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। अच्छा बताइए, जिंदा रहेगा या मर जाएगा? बच जाएगा। और इसको मलेरिया होगा या नहीं होगा? तो देखो, एक तो जिंदा भी रह रहा है, दूसरा मलेरिया भी नहीं हो रहा। अच्छा बताइए, नॉर्मल आरबीसी में प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है क्या? नॉर्मल आरबीसी में प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है क्या? लेकिन सिकल शेप वाले में नहीं कर सकता। तो एच बी वाले के नॉर्मल आरबीसी है या नहीं? तो क्या इसको मलेरिया होगा या नहीं? लेकिन सिकल शेप वाले को, इस वाले को, एच बी एस वाले को नहीं होगा। अब अगर अपन इसको अफ्रीका में भेज दें, कहाँ भेज रहे हैं अपन इसको अब? अफ्रीका। और अफ्रीका में एक हार्मफुल मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, और वो होता है किससे? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। याद आ रहा है? तो वहां पर एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से एक हार्मफुल मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ये जानलेवा होता है, फैटल। अच्छा, अगर ये अफ्रीका चला गया तो बताइए, अफ्रीका में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले पर्सन होंगे वो मलेरिया से मर पाएंगे या नहीं? अफ्रीका में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रखता होगा उसके मलेरिया से मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ये इंसान वहां पर ज्यादा फिटनेस शो करेगा, ये इंसान वहां पर ज्यादा फिट दिखाई देगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसको मलेरिया नहीं होगा। तो ये कैसा बन जाएगा वहां? ये फिटनेस बन जाएगा। और इसीलिए वहां पर हमने देखा कि अफ्रीकन कंट्रीज में नेचर ने कुछ हार्मफुल जीन को भी सेलेक्टिव एडवांटेज दी है। नेचर ने अफ्रीका में कुछ हार्मफुल जीन्स को भी सेलेक्टेड एडवांटेज दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये वहां पर उनको मलेरिया से बचाता है, ये वहां पर उनको किससे बचाता है? मलेरिया से बचाता है। और इसीलिए इसको अपन क्या बोले? बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म या बैलेंसिंग सिलेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म या बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो एच बी एस वाले में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो बताओ जिंदा रहेगा या नहीं? और इसको मलेरिया भी नहीं होगा तो बताओ ये फिटेस्ट होगा या नहीं? बाकी के लोगों से तो अफ्रीका में ज्यादा फिटनेस शो करेगा ना। इंडिया की बात नहीं कर रहे अपन, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम कहाँ पर फिटनेस देख रहे हैं? अफ्रीका में। एच बी एस फिटेस्ट कैसे होगा? क्योंकि देखो, इसके अंदर नॉर्मल आरबीसी हैं तो इसको कोई नुकसान नहीं, और सिकल सेल आरबीसी भी हैं तो उनमें मलेरिया ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो ये ना तो मलेरिया से मरेगा, ज्यादा फिट शो होगा। अब क्लियर हो गया कि एच बी एस फिटेस्ट क्यों होगा? तो यहाँ पर नेचर एक बैलेंस बना के रख रही है।
यहाँ पर नेचर क्या कर रही है, एक बैलेंस बना करके रख रही है। अच्छा बताइए, अगर ये कंडीशन हो, अगर ये कंडीशन हो एच बी एस तो ये मरेगा या जिंदा होगा? एच बी एस होने से मर जाएगा या जिंदा रहेगा? मर जाएगा। तो बताओ सिकल सेल का ट्रेट पॉपुलेशन में कम होगा या बढ़ेगा? और अगर ये लगातार ऐसे ही कम होता रहा तो एक दिन सिकल सेल एनीमिया तो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही मरता रहा तो बताओ सिकल सेल का ट्रेट पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसा नेचर में दिख रहा है या नहीं? तो यहाँ एच बी एस वाले के मरने से ये जीन पॉपुलेशन में कम हुए। अच्छा बताइए, एच बी एस ये मरेगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। पेशेंट बनेगा या कैरियर बनेगा? अपने बच्चों में सिकल सेल का जीन पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? अपने बच्चों में सिकल सेल का जीन पहुंचा सकता है नहीं पहुंचा सकता? तो जो सिकल सेल का जीन यहाँ कम हुआ था इसको ये वापस रिप्लेस कर देगा या नहीं? भाई एच बी एस के मरने से जो जीन कम हुए थे पॉपुलेशन में वो हेट्रोजाइगस वाला अगली पॉपुलेशन में पहुंचा देगा। तो बैलेंस बराबर हो जाएगा ना। जो जीन कम हुए थे वापस बराबर हो गए ना। तो बताओ क्या इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन बोल सकते हैं क्या? यहाँ लिखा हुआ है बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बैलेंसिंग सिलेक्शन का? किसका एग्जाम्पल हो गया ये? बैलेंसिंग सिलेक्शन का। क्लियर हो गया? हाँ तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग मलेरिया से मर जाते हैं हर साल। चलें आगे चलें। अच्छा मैंने आपसे पूछा था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इज ऑल्सो लिंक्ड विथ लाइफ स्पैन। बताइए सही था या गलत था? सही था। तो किसका इवोल्यूशन, किसकी नई लाइफ फॉर्म जल्दी आएगी? आकाश जी आप कह रहे हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन रिपीट करें, तो क्या बैलेंसिंग सिलेक्शन रिपीट करना चाहिए? बाकी बच्चे बताइए। अरे हो गया, इजी तो था यार। जेनेटिक्स में भी पढ़ लिया आपने, यहाँ भी पढ़ लिया, दो दो बार पढ़ लिया, फिर भी समझ में नहीं आया। स्लाइड शो कर दूं? लो स्लाइड शो कर ली। चलो सुन लो एक बार और, जब बच्चे नहीं तो बड़े दुखी हो जाएंगे बेचारे। डिजीज में पढ़ लिया तुमने, जेनेटिक्स में पढ़ लिया तुमने, इवोल्यूशन में पढ़ लिया तुमने। बस अब आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, दो बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर जो भी डाउट हो पूछ लेना। तीसरी बार पढ़ रहे हो आप। चलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म लिंक्ड विद लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल, ये बात सही है या नहीं? तो किसकी नई लाइफ फॉर्म जल्दी आएगी? जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा। तो बैक्टीरिया जल्दी इवॉल्व होंगे या हम लोग? बस अब अपन पढ़ते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। कॉपी पेन लेके बैठे हैं क्या आप लोग?
बस तो एक लाइन लिखो। ऊपर हेडिंग डालो जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। इसको ध्यान मत दो आप, ये चीज इस पे ध्यान मत दो, केवल इस पर ध्यान दो बस। ठीक है, लिखवाऊं? हेडिंग डाल लिया जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। फिर लिखो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस जीन म्यूटेशंस। pre-existing advantageous gene mutations are genetic basis of adaptation. Pre-existing advantageous gene mutations are genetic basis of adaptation. Pre-existing advantageous gene mutations are genetic basis of adaptation. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन, तो क्या बोलोगे? Pre-existing advantages gene mutations are genetic basis of adaptation। और इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट है लिडरबर्ग रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। लिडरबर्ग रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, ब्लू वाले भी हैं और येलो वाले भी हैं, दिख रहे हैं? ब्लू वाले भी हैं और येलो वाले भी हैं। और इनको हमने एक कंप्लीट कल्चर मीडियम पर ग्रो कर रखा है। किस पर ग्रो कर रखा है? कंप्लीट कल्चर मीडियम पे ग्रो कर रखा है। अच्छा बताइए, कंप्लीट कल्चर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। इन बैक्टीरिया को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए ना, वो सारे के सारे अगर कल्चर मीडियम में है तो ये कंप्लीट मीडियम होगा। अब समझ में आ गया कंप्लीट मीडियम क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए दूसरा मीडियम, या मिनिमल मीडियम है या डेफिशिएंट मीडियम है? अच्छा बताइए, डेफिशिएंट मीडियम या मिनिमल मीडियम क्या होगा? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया को चाहिए वो नहीं मिलेंगे, यानी इनकम्प्लीट है ये। तो हम एक्सपेरिमेंट में कौन सा मीडियम लेंगे? पहले कंप्लीट मीडियम ले रहे हैं। पहले कौन सा मीडियम ले रहे हैं अपन? फर्स्ट वाले में अपन क्या ले रहे हैं? कंप्लीट मीडियम ले रहे हैं। अच्छा बताइए, कंप्लीट मीडियम ले रहे हैं तो ए कॉलोनी के बैक्टीरिया नॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं या नहीं? बी कॉलोनी के बैक्टीरिया भी नॉर्मल ग्रोथ शो करेंगे या नहीं? क्यों, क्या बी वाले को खाना नहीं मिल रहा क्या जो ग्रो नहीं करेंगे? तो जब कंप्लीट मीडियम होगा तो दोनों बैक्टीरिया ग्रो करेंगे या नहीं? लेकिन अगर कल्चर मीडियम बदल दें, कल्चर मीडियम बदल दें तो ये जो नीले वाले हैं ब्लू वाले हैं इनमें कुछ वेरिएशन है। अगर हम इनको डेफिशिएंट मीडियम में ग्रो करें
तो किसके अंदर फेवरेबल वेरिएशन है? ब्लू वाले में। तो बताइए डेफिशिएंट मीडियम पर कौन जिंदा रहेंगे? ब्लू वाले। कौन ग्रो नहीं कर पाएंगे? येलो वाले। समझ रहे हो? तो अगर मीडियम में चेंज हुआ तो बी कॉलोनी के बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं और वही आगे जा करके नई स्पीशीज बनाते हैं। तो यहाँ किसकी फिटनेस ज्यादा है? बी वाले की फिटनेस ए वाले की फिटनेस से ज्यादा है। तो किसके अंदर पहले से मिनिमल मीडियम में ग्रो करने का वेरिएशन था? किसमें मिनिमल मीडियम में ग्रो करने का वेरिएशन था? किसके अंदर एडवांटेजियस म्यूटेशन था? तो नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज किसको मिला? किसके अंदर फेवरेबल वेरिएशन नहीं था? तो किसको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज नहीं मिला? तो इसका मतलब एडेप्ट होने का कुछ ना कुछ जेनेटिक बेस होता है। अगर आपसे पूछें कि एडेप्टेशन इज सोमेटिक चेंज और जेनेटिक चेंज, जेनेटिक चेंज, और अगर आपसे पूछे व्हाट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस जीन म्यूटेशन, क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस जीन म्यूटेशंस आर जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। तो कंप्लीट मीडियम पर तो सभी ग्रो कर रहे थे। अच्छा बताइए इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमको कब पता चलेगा? कंप्लीट मीडियम पर ही चलाते जाएंगे जब, या मीडियम में चेंज करने के बाद? मीडियम में चेंज किया तभी तो हमें पता चला कि भाई ब्लू वाली कॉलोनी तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मीडियम में भी सरवाइव कर जाती है लेकिन येलो वाली सरवाइव नहीं करती। मतलब ब्लू वाली के पास पहले से फेवरेबल वेरिएशन है। अच्छा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एडेप्ट हो रहा है तो उसमें जेनेटिक लेवल पे चेंज होना चाहिए या केवल उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा? अरे जब तक जेनेटिक चेंज नहीं होगा जब तक सोमेटिक चेंज होंगे क्या? और अगर सोमेटिक चेंज होंगे तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे क्या? तो बताइए एडेप्टेशन तो जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है तो ये सोमेटिक होगी या जेनेटिक? तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडेप्टेड है तो ये कैसा चेंज है? क्योंकि बिना जेनेटिक्स के क्या उनके बच्चे वहां जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो अब समझ में आया एडेप्टेशन इज नॉट सोमेटिक चेंज, इट इज जेनेटिक चेंज। एडेप्टेशन का मतलब होता है जनरेशन बाय जनरेशन एडेप्ट होते जाना, केवल एक अकेला इंसान नहीं। चलें आगे। अब ये जो लेडरबर्ग का रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट है इसमें देखो, यहाँ पर हमने कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी ली है और इसको एक कल्चर मीडियम पर लगाया है, कंप्लीट कल्चर मीडियम, अगर अगर मीडियम है। और फिर इस प्लेट का नाम हमने मास्टर प्लेट रख दिया है। फिर इसके ऊपर एक वेलवेट पेपर लगाया है और फिर इसकी एक कॉपी यहाँ पर बना ली है जिसका नाम रेप्लिका प्लेट रख दिया है। मास्टर प्लेट वो जो हमने पहली बार बनाई है,
ये प्लेट हमने एक ली है, कांच की डिश है ये। इसके ऊपर अगर अगर कल्चर मीडियम लगाया है और इस पर कुछ कॉलोनी उगाई है बैक्टीरिया की, तो इसका नाम हमने रखा मास्टर प्लेट। जैसे आप अपनी मार्कशीट की कॉपी कराने जा रहे हो सौम्या जी, तो ओरिजिनल मार्कशीट क्या हो जाएगी, मास्टर, और बाकी जेरोक्स। अब क्लियर हो गया? तो ये कौन सी प्लेट है, मास्टर प्लेट है। और हमने अब इसकी कॉपी बनाई, तो कॉपी कैसे बनाया, एक दूसरी प्लेट ली, उसके ऊपर एक वेलवेट पेपर लगाया और इस पे चिपका के उठा लिया। तो जो कॉलोनी यहाँ ग्रो की है वही यहाँ ग्रो कर रही है, देखिए। अरे कर रही है नहीं? तो ये इसकी कॉपी बनी या नहीं बनी? ये मास्टर प्लेट, ये इसकी कॉपी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, रिप्लिका प्लेट। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने इसके ऊपर, यहाँ पर मास्टर प्लेट पर तो सिर्फ अगर अगर था, लेकिन अब रेप्लिका प्लेट पर अपन अगर अगर के साथ पेनिसिलिन डालेंगे। अच्छा बताइए, जब तक पेनिसिलिन नहीं डालेंगे, जब तक पेनिसिलिन नहीं डालेंगे, तो बताओ सारी कॉलोनी सरवाइव करेगी या नहीं? लेकिन पेनिसिलिन डालने पर सिर्फ कौन सरवाइव करेगा? जिसके अंदर रेजिस्टेंस पावर होगी। पेनिसिलिन डालने पर सिर्फ कौन सरवाइव करेगा, जिसके अंदर रेजिस्टेंस पावर होगी। ये देखिए यहाँ, जैसे ही पेनिसिलिन डाला, इसमें से कुछ गायब हो रहे हैं। कौन कौन से गायब हो गए? बी गायब हो गया और डी गायब हो गया, याद आ गया? तो मतलब ए सी ई के अंदर रेजिस्टेंस पावर थी। वेलवेट के ऊपर कल्चर करा रहे हैं, इसलिए वेलवेट लिया है। स्टेराइल वेलवेट इसलिए लिया है क्योंकि कोई नया बैक्टीरिया वहां ना आ जाए, जो हमने उगाए वही रहे। अच्छा बताओ, जब तक पेनिसिलिन नहीं डाल रहे हैं तो सभी ग्रो कर रहे हैं। तो फिर क्या हमें पता चल पाएगा कि किसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर है, किसमें नहीं? तो किसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर है, इसका पता कैसे चलेगा? जब पेनिसिलिन डालेंगे तो बताइए किसके अंदर फेवरेबल जीन म्यूटेशन रहा होगा, कौन कौन सी कॉलोनी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहले से होगा। तो फिर नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज भी किसको मिलेगा, किसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर नहीं थी। तो किसको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज नहीं मिला? इसका मतलब जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज या जीन म्यूटेशन होते हैं वही एडेप्ट होते हैं और उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब क्लियर हो गया? रिप्लिका प्लेट कैसे बनी? अब खुशबू जी एक बात, एक काम करिएगा आप, एक कागज लेना और उस कागज के ऊपर वाटर कलर से अपने नाम का पहला अक्षर के लिख लेना। और जब वो गीला रहे तो दूसरी ड्राइंग शीट के ऊपर उसको उल्टा रख के पीछे हाथ से दबा देना। बताइए दूसरे ड्राइंग शीट पर भी के लिखा हुआ आएगा या नहीं? अगर दूसरी ड्राइंग शीट पर भी के लिखा हुआ आएगा तो ये उसकी कॉपी बन जाएगी या नहीं? इसको रिप्लिका कह देंगे ना, ऐसे ही बनी। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। फिटनेस
और adaptive ability is based on character which are inherited and it has a genetic basis। अच्छा बताइए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अंदर कोई खास तरह की फिटनेस है तो ये उसकी जनरेशन में जाएगी, तो कैसे जाएगी? क्या इसका जेनेटिक बेसिस होगा? तो अगर एडेप्टिव एबिलिटी अगले जनरेशन में जा रही है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस होना चाहिए। ये बात सही है या गलत है? सही है। क्या ये बात हमने माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से भी सीखी है? क्या माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही जाना है? तो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन जब सेलेक्ट होते हैं तो नए फिनोटाइप दिखाई देते हैं और कुछ जनरेशन के बाद एक नई स्पीशीज बन जाती है। ये लाइन समझ में आ गई है? इसका मतलब म्यूटेशन प्री एडेप्टिव होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन उनको पॉपुलेशन में फिक्स कर देता है जनरेशन बाय जनरेशन। अरे पहले म्यूटेशन होगा और फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, तभी तो नई स्पीशीज बनेगी। और अगर म्यूटेशन प्री एडेप्टिव नहीं होगा तो बताओ उसको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज मिलेगा या नहीं? इसका मतलब जो भी म्यूटेशन नेचुरली सेलेक्ट हो रहे हैं वो प्री एडवांटेजेस होंगे या नहीं? प्री एडेप्टिव होंगे या नहीं, तभी तो नेचुरली सेलेक्ट होंगे। और नेचुरल सिलेक्शन इनको अगली जनरेशन में पहुंचाएगा तो नई स्पीशीज बनेगी। प्री एडिक्ट तो कहीं लिख ही नहीं रहा, प्री एडेप्टिव लिख रहा है। प्री एडेप्टिव मतलब एडेप्टेशन डेवलप करने वाले। और एक बात बताइए कि यूजफुल म्यूटेशन सेलेक्ट होंगे या हार्मफुल? यूजफुल म्यूटेशन सेलेक्ट होंगे ना। हार्मफुल तो कंडीशन लगने पर सेलेक्ट होते हैं, सारे हार्मफुल सेलेक्ट थोड़ी ना होते हैं। तो बताइए, यूजफुल वेरिएशन क्या एडेप्टेशन बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? यूजफुल वेरिएशन एडेप्टेशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो क्या ये वेरिएशन प्री एडेप्टिव कहलाएंगे? चलिए, अच्छा देखो कि डायनासोर जो है, डायनासोर मैमल से पहले आया था, बाद में आया था या साथ में आया था? डायनासोर इवॉल्व बिफोर मैमल, आफ्टर मैमल या विद मैमल? तो जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा तो डायनासोर के साथ भी हुआ होगा, तो मैमल के साथ भी हुआ होगा। अरे जब क्रिटेशियस पीरियड का एंड हो रहा था तो डायनासोर के लिए भी इन्वायरमेंट बदल रहा था, तो मैमल के लिए भी बदल रहा होगा ना। तो फिर बताओ डायनासोर क्यों मरे और मैमल क्यों बच गया? क्या मैमल्स पहले से नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? क्या मैमल पहले से नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड होंगे या नहीं होंगे? तो अगर वो अडेप्ट हुए तो उनको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज मिला या नहीं मिला? और डायनासोर प्री एडेप्टिव नहीं रहे होंगे क्योंकि एडेप्टेशन का बेस सोमेटिक या जेनेटिक? तो जो पहले से नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड होता है उसको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज मिलता है। खुशबू अली जी, इतने घंटों से यही चिल्ला रहा हूँ कि प्री एडेप्टिव क्या होता है, यही तो समझा रहा हूँ अभी भी मैं।
अच्छा बताइए, जिसके अंदर फेवरेबल वेरिएशन होंगे उसको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज मिलेगा या नहीं? जो पहले से नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्टेड होगा उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा या नहीं? तो अगर कोई म्यूटेशन सेलेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो एडवांटेजियस है या नहीं है? उससे ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है तो फिर उससे नई स्पीशीज बनने के चांसेस होंगे या नहीं? उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे या नहीं? बस। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। किसकी बात करते हैं अपन? आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या बोलेंगे अपन? इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अच्छा बताइए, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का क्या मतलब होता है? ह्यूमन एक्शन से होने वाला इवोल्यूशन। तो यहाँ पर नेचर का रोल ह्यूमन प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर नेचर का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? ह्यूमन प्ले कर रहे हैं और अपने पसंद के करेक्टर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नेचर का रोल ह्यूमन प्ले कर रहे हैं और अपने पसंद के करेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमें वीट चाहिए तो वीट ऐसा चाहिए जिसका दाना बड़ा हो, जो कम पानी में उग जाए, जिसमें कीड़े ना लगे। अरे बोलो। चावल ऐसे चाहिए जिसका दाना लंबा हो, जो मीठा हो, जो लंबे समय तक बढ़िया बना रहे। शुगर केन ऐसा होना चाहिए जो मोटा हो, लंबा हो, जिसमें जूस ज्यादा निकले। अच्छा बताइए, क्या ह्यूमन बीइंग हाइब्रिड क्रॉप डेवलप कर रहा है या नहीं? क्या ह्यूमन बीइंग हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है या नहीं? प्लांट्स पे भी कर रहा है और एनिमल्स पर भी कर रहा है। तो यार नेचर का रोल कौन प्ले कर रहा है? ह्यूमन। तो हम इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे या आर्टिफिशियल सिलेक्शन? आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखो ये जंगल में ये वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट उगा करता था, ब्रेसिका ओल्रेजिया। कौन सा प्लांट उगा करता था? ब्रेसिका ओल्रेजिया। और इसके अलग अलग पार्ट से ह्यूमन बीइंग ने अलग अलग प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है। अलग अलग पार्ट से ह्यूमन बीइंग्स ने अलग अलग प्लांट्स स्पीशीज बनाई है। देखो, सबसे पहले ये लीव्स का सिलेक्शन किया है तो बनाई है केल। फ्लावर्स का सिलेक्शन किया है तो कॉलीफ्लावर। लीव्स का और फ्लावर का सिलेक्शन किया है तो ब्रोकली। ऐसे ही देखिए, कैबेज भी बनी है, ब्रूसेल्स भी बनी है, कोलराबी भी बनी है, और ये सारी ब्रेसिका ओल्रेजिया के अलग अलग पार्ट का आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके बनी है। मतलब बताइए, क्या नेचर में मिली है या ह्यूमन बीइंग्स ने क्रॉस करा के बनाई है? ये सब अलग अलग तरह की गोभी है। गोभी का पौधा तो जानते हो ना, देखी होगी ना। ग्रीन कलर की भी आती है आजकल मार्केट में, ब्रोकली, याद है? और सभी को खा सकते हैं। अरे किसी को पत्ते पसंद है, किसी को इसका फ्लावर पसंद है, किसी इसका तना पसंद है, किसी को टर्मिनल बड पसंद है, किसी को लेटरल बड पसंद है, तो वो अपने हिसाब से इसका डेवलपमेंट कर रहा है। अब देखिए,
नेचर ने हमको वाइल्ड डॉग दिया। नेचर ने क्या दिया था? नेचर ने वाइल्ड डॉग दिया था ना, लेकिन हमने उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया। वाइल्ड डॉग का हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया, तो उससे हमको मिला एक पोमेरियन, एक अल्सेशन, एक बुलडॉग, एक बुल हाउंड, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पैटबुल और छोटा सा पग वोडाफोन वाला। क्या नाम होता है उसका? हाँ, पग। तो ये सारे जो डॉग हैं, बताइए नेचर ने बनाया है या इसमें ह्यूमन बीइंग्स का रोल भी है? तो ये नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन या इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इसको क्या कह सकते हैं? इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अच्छा, तो आज आप अपने आसपास जितनी भी स्पीशीज देख रहे हैं, वो क्या सारी नेचर ने बनाई है या उसमें हमारा भी रोल है? तो नेचर बनाएगी तो नेचुरल सिलेक्शन, और हम लोग बनाएंगे तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।